हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम मई 17 से लेके मई 23 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको उसके डिटेल्स के साथ डिस्कस किया जाता है। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने अपना वेबसाइट उसको रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल महीने के जो पीडीएफ का जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का उसको आप एकदम ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इस वीडियो के जितने भी नोट्स है ये आज शाम तक आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और यहाँ पे अब तक साप्ताहिक के जितने भी जो वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वीकली बेसिस पे सारे के सारे वीडियो लिंक्स प्लेलिस्ट बना के भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिवर उज है उसका जो एक मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल रिपोर्ट ये कौन से स्टेट में अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे उज रिवर के जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए जो अप्रूवल मिलना चाहिए उसके मॉडिफिकेशन के लिए ये अप्रूवल दिया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जो कथुआ डिस्ट्रिक्ट में इसको जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो उज जो है ये बेसिकली रावी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और इसमें जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 9167 करोड़ इसमें खर्चा होंगे। तो 2008 में एक्चुअली उज रिवर की जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था और भारत के जो जल शक्ति मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। रिसेंटली ई नेम प्लेटफॉर्म यानी कि जो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में कितने मंडीज को ऐड कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ मंडीज कितने हो गए। तो ये जो रिसेंटली टोटल 38 मंडीज जो है अलग अलग 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ऐड कर दिए गए। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ई मंडीज जो ई नम प्लेटफॉर्म में ये हो गए हैं 1000। तो 1000 जो है मई महीने तक टारगेट रखा गया था तो ये कंप्लीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ई नेम प्लेटफॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये जो शुरुआत हुई थी 2016 तो यहाँ पे कोई भी जगह से एक जो किसान अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते हैं और कोई भी ट्रेडर से उसको ऑनलाइन उसकी सेलिंग उससे खरीद सकता है। तो इसमें लॉजिस्टिक की भी यहाँ पे जो कॉस्ट है काफी कम हो जाती है बिकॉज यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काफी जो प्रॉब्लम्स हो रही है किसानों की यहाँ पे जो है फसल बिक नहीं रही है। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किए गए हैं। तो अभी तक ई नेम प्लेटफॉर्म में लगभग 1.66 करोड़ जो फार्मर्स रजिस्टर्ड है और लगभग 1.30 लाख जो है ट्रेडर्स भी इसमें रजिस्टर्ड है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एक न्यूज याद रखिएगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019-20 की जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बोला था कि भारत में टोटल 295 मिलियन टन जो अनाज उसका प्रोडक्शन हुआ था 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितने फंड एलोकेट किए थे। तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसमें भारत की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने 5 दिन लगातार 5 अलग अलग भाषण में यहाँ पे मेंशन किए डिटेल में। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और आने वाले जो क्वेश्चंस में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो पहले पार्ट में यहाँ पे जो है लगभग 5,94,000 यूज करोड़ जो एलोकेट किए गए थे। दूसरे पार्ट में लगभग 3,10,000 करोड़, तीसरे पार्ट में लगभग 1.5 लाख करोड़ और चौथे और पांचवें पार्ट में लगभग 48,000 करोड़ यहाँ पे यूज किए गए। टोटल इसके होंगे टोटल 11,02,650 करोड़ और इसके साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगभग 1,92,000 करोड़ जो है इसमें यूज किए गए। तो आरबीआई के मेजरमेंट को मिला के सब जो टोटल मिला के ये लगभग 21 लाख करोड़ के आसपास होंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टोटल जो है
1 लाख करोड़ यहाँ पे फंड एलोकेट किए गए हैं। तो ये बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में यहाँ पे यूज किए जाएंगे। और ये फंड जो है ये फाइनेंस और मैनेज कौन करेगी? जो नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसमें ये जो है अलग अलग जो कोल्ड चेन्स हो या पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो ये भी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनलैंड फिशरीज और मेराइन को डेवलपमेंट करने के लिए जो 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं, तो ये कौन से स्कीम के तहत इसको एलोकेट किया गया है? तो ये स्कीम के बारे में एक्चुअली 2020-21 का जो बजट है उसके बारे में भी मेंशन किया गया था वहां पे। तो ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पे टोटल जो है 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होंगे। तो 11,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे जो मेराइन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के जो एक्टिविटीज के लिए, और 9,000 करोड़ यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए जाएंगे जो अलग अलग डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिशिंग हार्बर्स है, कोल्ड चेन्स, मार्केट्स यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल देखिए फिश प्रोडक्शन जो है ये बोला गया है कि 5 सालों में लगभग 70 लाख टन तक यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। और इसमें जो एक्सपोर्ट से जो पैसे आएंगे ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे आएंगी। और इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगभग 55 लाख युवा को यहाँ पे जो रोजगार मिलेगी। तो ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नबार्ड ने जो कौन से स्टेट के लिए 1500 करोड़ का जो कॉन्टिन्यूस क्रेडिट फॉर जो किसानों के लिए थ्रू कॉर्पोरेट बैंक्स के लिए किया है, तो ये कौन से स्टेट के लिए किया गया है? तो नबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे 1500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट किया गया है पंजाब के लिए। तो यहाँ पे पंजाब के अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स जो है यहाँ पे इसको जो है एक्चुअली इसको थ्रू आउट करेगी। तो यहाँ पे देखिए 1000 करोड़ जो है पंजाब स्टेट कॉर्पोरेट बैंक जो है इसमें मैनेज करेगी, और 500 करोड़ जो है पंजाब ग्रामीण बैंक इसमें इसको बैलेंस करेगी। और यहाँ पे देखिए कि नाबार्ड के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली, गोविंद राजुलू चिंताला, ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नाबार्ड में। इनमें से किनको जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो पैनल है उनमें हेड बनाया गया था जिन्होंने लैंड पुलिंग कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो हेड बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, राव इंद्रजीत सिंह जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर है, राजकुमार सिंह जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर है, और हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर है। तो यहाँ पे जो थावर चंद गहलोत जी ने यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स भी रखे हैं, जैसे कि लैंड पुलिंग होनी चाहिए कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के लिए, देन एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंस फंड जो है इसके बारे में मेंशन किया था उन्होंने, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया था, और जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जो है इसको मर्ज करने के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है थावर चंद गहलोत। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको जो भारत के प्रतिरक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह ने इसको अप्रूव किया है। तो इसमें टोटल कॉस्ट कितने होंगे? तो इसमें टोटल कॉस्ट होंगे 4,400 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 400 करोड़। तो यहाँ पे जो है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो डोमेस्टिक डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे इंप्रूव करेगी। तो इसके लिए जो इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन जो है स्पेशली जो एमएसएमईज की पार्टिसिपेशन को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस स्कीम को यहाँ पे 5 साल के पीरियड्स में जो है इसको जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इसमें 75% जो फंडिंग होगी ये गवर्नमेंट करेगी, और 25% फंडिंग जो होगी स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा किया जाएगा। और रिसेंटली डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने जो 26 आइटम्स जो है अलग अलग जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से अलग अलग जो एमएसएमई से प्रोक्योरमेंट करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 26 आइटम्स जो है डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा अप्रूव किया गया है, यानी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इंडिया से उसको प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। सीएसआईआर ने रिसेंटली कौन से आईआईटी के साथ पार्टनरशिप किया गया है ताकि कोविड-19 का जो डायग्नोस्टिक का उसका इफेक्टिव और फास्टर सोल्यूशन निकाला जा सके? तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने
आईआईटी हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। तो यहाँ पे जो है फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कोविड 19 के जो डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन जो इसको निकालने की बात हो रही है, अलग अलग जगह पे वैक्सीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो है अलग अलग जो डायग्नोस्टिक्स ड्रग्स और वैक्सीन डिस्कवरी की यहाँ पे हायर प्रेडिक्टिबिलिटी के हिसाब से उसको यूज किया जाएगा। और रिसेंटली सीएसआईआर ने जो एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आम्प्री, तो आम्प्री के साथ मिलकर एक लाइट वेट कार्बन फोम जो है उसको डेवलप किया है, जो लीड बैटरीज होती है उसको रिप्लेस करेगी। और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एक न्यूज है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सीएसआईआर ने पार्टनरशिप किया है विंस बाय प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ, ताकि एक इम्यूनोथेरेपी जो है कोविड 19 पेंडेमिक के लिए इसको डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड जो टॉपिक्स होती है उसको हम लोग 4-5 टॉपिक को जो न्यूज में एक ही साथ कवर करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को अगर हम लोग क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपके क्वेश्चन लगभग 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ये आपको लिए प्रॉब्लम्स में हो सकती है। तो इसीलिए उसको एक ही साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। और इसके सारे डिटेल जो है हम लोगों ने ऑलरेडी जो मैंने मेंशन किया है कि जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एफडीआई लिमिट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 49% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो ये 49% से बढ़ा के 74% कर दिया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के ट्रांसफॉर्म में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो डिफेंस प्रोडक्शन को भारत में बूस्ट करने के लिए यहाँ पे किया गया है, 49% से बढ़ा के जो है 74% इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी अनाउंस किया गया है, और सेंटर इसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इसकी भी सपोर्ट लेगी, ताकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का सपोर्ट से इसको ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। रिसेंटली जो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट के लिए जो एडिशनल फंड एलोकेट किया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, ये कितना है? तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्ट किए जाएंगे 40,000 करोड़। तो यहाँ पे रूरल इंडिया में स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किए जाएंगे, तो इसमें लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज की जॉब निकल सकती है। तो 300 करोड़ पर्सन जॉब्स कैसे होती है? सपोज एक व्यक्ति अगर दिन में 8 घंटा काम करता है और 3 व्यक्ति अगर 8 घंटा के हिसाब से 3 व्यक्ति काम करेंगे, तो टोटल यहाँ पे 24 आवर्स काम निकलेंगे, 24 आवर्स यानी कि 1 डे। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे 365 डेज ऐसे काम निकलेंगे, तो में देखिए 365 इंटू 3 यानी कि मल्टीप्लाई उतने हिसाब से 1 साल का यहाँ पे पर्सन वर्किंग डेज। तो इसके हिसाब से एक साल में 365 डेज होती है, उसके हिसाब से 300 जो है यहाँ पे 300 करोड़ पर्सन का वर्किंग डेज इसके हिसाब से निकल सकते हैं। तो आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं 300 करोड़ पर्सन वर्किंग डेज में कितने लोगों को यहाँ पे काम मिल सकते हैं। तो इसके लिए जो है 40,000 करोड़ जो पीएम जो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो और भी न्यूज है, हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत अभियान काफी एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और आप अगर डिटेल्स में चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाइए, और या फिर जो पीडीएफ है हम लोग जो करंट अफेयर्स का हम लोग हर महीने निकालते हैं, उसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको थ्रू आउट यहाँ पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है, इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो अनाउंस किए गए हैं, ये प्रोग्राम उसका नाम क्या है? तो ये प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है पीएम ई विद्या। तो ये एक मल्टी मॉडल एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन है। तो इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि दीक्षा जो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन एजुकेशन। टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड्स, यहाँ पे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन किया गया है। वन ईयरमार्क टीवी चैनल जो 1 से लेके 12 क्लास के यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, टीवी चैनल होगी यहाँ पे 1 क्लास 1 चैनल प्रोग्राम के हिसाब से। और यहाँ पे इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो है उन लोग को परमिशन दिया गया है कि उन लोग अपना ऑनलाइन कोर्स जो है 30 मई 2020 तक स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से राज्य ने चरण पादुका कैंपेन स्टार्ट किया है?
चरण पादुका कैंपेन स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे जगहों से भारत के जो लेबरर्स है यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से अपने जो घर वापसी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिया भी गया है, लेकिन उन लोगों को खुद से ऑन फुट यानी कि पैदल चल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन लोगों को पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, तो उन लोगों को जो है मध्य प्रदेश से जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे शूज या चप्पल की जो व्यवस्था किया जा रहा है। तो इस कैंपेन का नाम है चरण पादुका कैंपेन। और कर्नाटका के जो रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने जो साइबर सिक्योरिटी ने पहला साइबर सिक्योरिटी एक्सीलरेटर लॉन्च किया है भारत के स्टार्टअप्स के लिए। और गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया है कि अहमदाबाद में जितने भी ट्रांजैक्शन होगी ये डिजिटली पेमेंट किए जाएंगे। कौन सी कंट्री ने एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट डिजाइन किया है जिसका नाम है आई फील यू? आई फील यू। तो ये इंटेलिजेंट ब्रेसलेट है जिसके जरिए अगर मान लीजिए कि ये ब्रेसलेट आपने पहन लिया और कोई दूसरा व्यक्ति इस ब्रेसलेट को पहन के आपके पास आ रहा है तो आपको वाइब्रेशन मिलेगा, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को जो है रेस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डेवलप किया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इसको डेवलप किया है इटली ने। तो इसका सही उत्तर है इटली। और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है ग्योस्पे कॉन्टे। और रिसेंटली इजराइल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ये इलेक्शन में फिर से चुने गए। तो लगातार 5वीं बार जो है इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। और डेनमार्क के एक साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक अलग जो फंगस की स्पीसीज जो है उसको डिस्कवर किया है, और उस फंगस की स्पीसीज का उन्होंने नाम रखा है ट्विटर। रिसेंटली स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स यहां पे कंडक्ट करती है, कितने सिटीज को 5 स्टार मिले हैं? तो 5 स्टार सबसे अच्छा होता है, तो टोटल 6 सिटीज को यहां पे 5 स्टार मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है 6। तो ये 6 सिटीज कौन सी है? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई। तो यहाँ पे टोटल 65 सिटीज को यहाँ पे 3 स्टार मिले हैं और 70 सिटीज को यहाँ पे 1 स्टार मिले हैं। टोटल 141 सिटीज में ये सर्वे किया गया। तो मेनली यहाँ पे क्लीनलीनेस जो है, ड्रेन्स और वाटर बॉडीज के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के साथ यहाँ पे जो है सॉलिड वेस्ट को मेन प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पे ये कैटेगरी में यहाँ पे बेस किया गया था। रिसेंटली भारत ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए कितने फंड यहाँ पे भारत ने जो भेजे हैं? तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी इसमें भारत ने टोटल 2 मिलियन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो ये देखिए कि पहले भारत ने यहाँ पे मेंशन किया था कि पहले भारत जो है 1.25 मिलियन जो है भेजती थी और 2019 में बोला था कि इसको बढ़ा के 5 मिलियन तक कर देगी। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसकी हेड ऑफिस जो है गाजा, जो इजराइल और पैलेस्टाइन का एक स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, सुना होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं यहाँ पे अपने देश से वहां पे भाग के आ गए थे अलग अलग जगहों पे। तो 1949 के बाद जो भी वार हुआ था वहां पे, तो उसके बाद उन लोग की जो देखभाल होती है उन लोग को ये जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यहाँ पे कर रही है। तो हर साल लगभग 30 लाख लोगों की यहाँ पे हेल्थ चेक, हेल्थ केयर यहाँ पे किया जाता है। तो भारत ने इसमें 2 मिलियन यूएस डॉलर की फंड एलोकेट किया गया है। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत यह किया गया है कि स्टूडेंट को यहाँ पे एजुकेशन जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए यहाँ पे इनिशिएट किए जाएंगे? तो ये इनिशिएटिव लिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जगह पढ़ाया जाएगा। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंटर आलिया रेडियो क्लासरूम जो है इसके बारे में भी मेंशन किया है, जिसमें लेक्चर्स जो है स्टूडेंट्स को शाम के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और रिसेंटली पंजाब के गवर्नमेंट ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके हिसाब से पंजाब की यहाँ पे जितने भी जेल है उनको टेम्पोरली यानी कि 6 वीक्स के लिए यहाँ पे जो है रिलीज कर दिया गया है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोविड-19 के प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे जेल में भी जगह नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लोगों को टेम्पोरली रिलीज कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा की जो भारत का जो एरिया है उसको अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है? तो ये आप डेफिनेटली ये न्यूज सुनते आ रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल ने इसको अपने अंडर इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे नेपाल का एक्चुअली 1816 के जो सौगोली ट्रीटी के हिसाब से नेपाल में जो एक उत्तराखंड का जो यहाँ पे पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, एक रिवर आती है, उसका नाम है काली रिवर। तो इस ट्रीटी के हिसाब से काली रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है और नेपाल का पार्ट है यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे भारत ने 2019 के नवंबर के महीने में जब अपना पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया रिलीज कर दिया गया था, तो उसके बाद भी नेपाल ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, इसके प्रोटेस्ट करती आ रही है। तो इस बार जो है भारत में जब कैलाश मानसरोवर रूट को जो मेंशन किया है लिम्पियाधुरा से जो होके जाती है, तो उसके बाद नेपाल ने ये स्टेप लिया है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्याभूषण भंडारी। भारतीय रेलवेज का कौन सा जोन ने रिसेंटली रेल बॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर बॉट भी बोला जाता है, रेलवे डॉक्टर्स के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है? तो भारतीय रेलवे में टोटल 18 जोन है, तो इसमें से जो है साउथ सेंट्रल रेलवेज ने ये इंट्रोड्यूस किया है आरबोट। तो आरबोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रोबोट जैसी है जिसके जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यहाँ पे पेशेंट्स का केयर लिया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट्स के पास जो है लोग जो है खुद से नहीं जा सकते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो इस बॉक्स में जो फूड हो, मेडिसिन हो या फिर जो मेडिसिनल एसेसरीज हो भेजा जा सकता है। और आरबोट यहाँ पे दो तरीके से काम करता है, यहाँ पे ऑडियो भी सुनाए जा सकता है और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया जा सकता है पेशेंट और डॉक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे इसको डेवलप किया है साउथ सेंट्रल रेलवेज ने। सो साउदर्न रेलवेज का जो हेडक्वार्टर जो है यह है चेन्नई सेंट्रल में। साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में और साउथ वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है हुबली में। रिसेंटली आईसीसी के क्रिकेट कमिटी ने रेकमेंड किया है कि जो बॉलर्स होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेट का बॉल होता है उसमें थूक लगा के उसको पॉलिश किया जाता है, तो इसको बैन कर दिया है। तो इस कमिटी के हेड कौन थे? तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लेयर्स अक्सर जो है बॉल को एक तरफ से चमकाने के लिए उसमें थूक लगा के इसको जो नरम करके रखते हैं, तो ये अभी बैन कर दिया है। लेकिन इसमें जो है स्वेटिंग यानी कि पसीना लगाया जा सकता है, तो कोविड 19 के इन्फेक्शन के लिए इसको जो है मेंशन किया गया है। और इस कमेटी के हेड थे भारत के जो पूर्व टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले। और यहाँ पे आईसीसी के जो हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है शशांक मनोहर। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है बीसीसीआई जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कौन से मिनिस्ट्री ने कॉइल्ड जो टेक्सटाइल्स जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत? तो यहाँ पे नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो इसके हिसाब से कोर जियो टेक्सटाइल एक मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल माना जाता है। उसमें काफी नेचुरल मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग है, हाईली ड्यूरेबल है, उसमें फंगस नहीं लगती है, माइक्रोबियल अटैक्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे सड़कों में ये यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में और इसका जो थर्ड फेज जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है उसको 12% से कम करके 10% कर दिया गया है। यानी कि आपके पीएफ से जो हमेशा हर महीने 12% करता है, अभी से सिर्फ 10% ही कट जाएगी। कौन से राज्य ने मी अन्नपूर्णा योजना उसको लॉन्च किया है? तो मी अन्नपूर्णा योजना इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो एम फॉर मी, एम फॉर महाराष्ट्र, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो भी महाराष्ट्र में जो भी फार्मर्स है उनके जो क्रिटिकल जो एस्पेक्ट्स है, उनकी जो लिवलीहुड हो या उनके जो कॉम्प्रहेंसिव जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और बिहार के गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है तत्पर इनिशिएटिव। तो इसके द्वारा कोई भी अगर व्यक्ति बिहार से अगर यहाँ पे पैदल जा रहा है, तो यहाँ पे बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो रांची में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे बोला है कि 1950 हेल्पलाइन नंबर डायल करने से उन लोगों को यहाँ पे बस सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगी।
तो तत्पर इनिशिएटिव बिहार। कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने सुकून इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो सुकून इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो इसके द्वारा जो कोरोना वायरस के जो यहाँ पे अवेयरनेस हो या फिर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो लोगों के ऊपर आ रही है लॉकडाउन के हिसाब से, उसको यहाँ पे जो है हटाया जाएगा। लोगों को यहाँ पे जो भी अवेयरनेस चाहिए उसको दिया जाएगा, ताकि एक लोगों को भी एक मेंटल रिलैक्सेशन मिले कि उन लोग खतरे से बाहर है। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने। और जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो पहले के हिसाब से ये बोला गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई अगर 15 साल से रह रहा है या फिर वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर 10वीं या 12वीं की पढ़ाई किया है तो उनको इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो इसमें कुछ कुछ अभी चेंजेस किए गए हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो कोणार्क सन टेम्पल है उसमें 100% सोलराइजेशन किए जाने के बाद मेंशन किया है। तो ये सोनार जो सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, ये कौन से स्टेट में मौजूद है? तो आपको ये बताना है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये मौजूद है उड़ीसा में। तो काफी फेमस है। तो उड़ीसा के जो कोणार्क सिटी को जो सूर्य नगर भी बोला जाता है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए ये अभी सोलर एनर्जी से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें जो है उड़ीसा के जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली क्लियरेंस दिए है जो असम के दिब्रू सोइकवा नेशनल पार्क में जो है हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग और टेस्टिंग के लिए, उसके लिए भी मेंशन किए गए हैं। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है दीदी व्हीकल सर्विस, यानी कि गांव में जो महिला होती है उनकी यहाँ पे डिलीवरी के लिए या फिर इमरजेंसी सर्विस के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। रिसेंटली भारत के साथ कौन सी कंट्री ने सेकेंड एडेंडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, इसके बारे में जो है साइन किए हैं? तो ये साइन किए हैं भारत और बांग्लादेश। सॉरी, इसका सही उत्तर जो बांग्लादेश होना चाहिए था, तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे भारत के जो कमिश्नर है बांग्लादेश के लिए रीवा गांगुली दास, और बांग्लादेश के जो शिपिंग सेक्रेटरी है मोहम्मद मेजबान उद्दीन चौधरी, उन्होंने ये डील साइन की है। तो इसके हिसाब से भारत और बांग्लादेश में 5 नए रिवर पोर्ट्स और 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स उसकी डेवलप की जाएगी, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो भारत की ओर से 5 जो पोर्ट है वो स्टार्ट किए जाएंगे धुलिया, मोया, कोलाघाट, सोनामोरा और जोगीघोपा में। और जो बांग्लादेश में डेवलप किए जाएंगे वो है राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दौड़कांडी और बहादुरबाद। और इसमें 2 जो एक्सटेंडेड पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे भारत में त्रिवेणी और करीमगंज में, और बांग्लादेश में घोड़ासाल और मुख्तारपुर में। तो टोटल यहाँ पे जो है 5 पोर्ट बांग्लादेश में और 5 पोर्ट भारत में डेवलप किए जाएंगे। तो ऑलरेडी 6 पोर्ट बांग्लादेश और भारत में मौजूद है। तो इसके हिसाब से भारत और बांग्लादेश के बीच में दोनों ही कंट्री में 11 पोर्ट जो है ऑलरेडी इसके बाद ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एयरटेल अफ्रीका के साथ जो उनके स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग सपोर्ट को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एयरटेल अफ्रीका के साथ मिलके यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। तो यहाँ पे एयरटेल अफ्रीका जो है यहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से अफ्रीका के जो 13 कंट्री के लगभग 133 मिलियन जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लॉकडाउन के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए यहाँ पे ई लर्निंग प्रोवाइड करेगी। तो एयरटेल अफ्रीका ये सर्विस जो दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसके प्रेसिडेंट है रबाब फतिमा। रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है भारत के जो हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो इसका जो 73rd जो सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ था, और इसमें भारत ने रिसेंटली
62 अलग अलग कंट्रीज के साथ ज्वाइन किया है कि कोविड 19 के ओरिजिन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर्षवर्धन को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन 1 ईयर के लिए उनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने जो है जापान के हिरोकी नाकातानी को रिप्लेस किया है। और WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें टोटल 34 मेंबर्स है, उसमें भारत 3 साल के लिए यहाँ पे मेंबर बनी रहेगी। और ये बोर्ड जो है हर साल 2 बार यहाँ पे जो उनकी एक बैठक होती है, एक जनवरी में और दूसरा मई में। और केवा बेन जो बहामास के है उनको जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है WHO का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस अधानम। इनमें से कौन से राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है छत्तीसगढ़ ने। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। और इसका जो राजीव गांधी जी का जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन इसको लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पे जो किसान है उनको क्रॉप प्रोडक्शन हो या फिर उनकी जो फसल उनकी सही दाम में बिके, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है सिडबी के साथ, ताकि उसका MOU का नाम है यहाँ पे स्टार्टअप फंड, ताकि यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे प्रोत्साहन मिल सके। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी जो फिलाडेल्फिया है उसके साथ मिलके एक वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कोविड 19 के वैक्सीन के लिए यहाँ पे काम किया है? तो यहाँ पे थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे जो पार्टनरशिप किया है भारत बायोटेक ने। तो इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है भारत बायोटेक के साथ यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग करेगी वैक्सीन की यहाँ पे। तो कोरोना वायरस की यहाँ पे जो डेवलपमेंट यहाँ पे बोला गया है कि जो उसका ओरिजिन हुआ था जो डीएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन, जो इसके हिसाब से यहाँ पे उसको उसके प्रोटीन से लेके यहाँ पे उसको वैक्सीन बनाने के लिए सोचा जाएगा। भारत बायोटेक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और रिसेंटली CBDT ने जो फर्म्स जो है जिसकी टोटल रेवेन्यू 50 करोड़ से ज़्यादा होती है उनको यहाँ पे B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे जो है एग्जाम किया है कि रुपे और भीम ऐप के अलावा भी दूसरा ऐप से यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकती है। और रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीफो ने यहाँ पे बोला है कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की जो एक्सपोर्ट है यानी कि जो एक्सपोर्ट भारत करते हैं उसमें लगभग 20% तक की कमी आएगी। कौन सी कंट्री ने सुपर साइक्लोन अम्फान ये नाम दिया था? तो सुपर साइक्लोन अम्फान आप जानते हैं कि उड़ीसा और बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत तबाही मचा चुकी है। यहाँ पे लगभग 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जा रही है, तो बहुत सारी तबाही यहाँ पे मचा चुकी है। वेस्ट बंगाल में लगभग 22 लोगों की जान भी जा चुके हैं यहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हत्या आइलैंड्स में बहुत इफेक्ट हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 1000 करोड़ और जो उड़ीसा के गवर्नमेंट को 500 करोड़ की यहाँ पे जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के लिए यहाँ पे मेंशन किया है इसके बारे में। तो ये जो है अम्फान, ये साइक्लोन अम्फान, ये नाम जो दिया था थाईलैंड ने। तो ये नाम एक्चुअली ओरिजिनली अम्पान से आता है जिसका मीनिंग है स्काई, आकाश। तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका इंप्लीमेंटेशन कौन सा नोडल एजेंसी करती है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2018 के सितंबर में। तो इसका जो नोडल एजेंसी है ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये जो है आयुष्मान भारत का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको 2018 के सितंबर महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने मेंशन किया है कि अभी तक जो है लगभग 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा चुका है। और इस बार जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पे एक चैटबॉट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है आस्क आयुष्मान। और इसी के साथ जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक हिंदी वर्जन ऑफ वेबसाइट भी रिलीज कर दिया गया है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि भारत जो है अभी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने के लिए जो डॉक्टर्स पहनते हैं ट्रीटमेंट के टाइम में,
स्पेस सूट जैसी दिखती है लगभग, यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन होती है यहाँ पे, तो उसको बनाने में दुनिया के दूसरे रैंकिंग पे आ गए हैं। तो हर दिन लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो पीपीई जो भारत अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको अभी दुनिया के दूसरे रैंकिंग पे है सबसे ज्यादा पीपीई बनाने में भारत। कौन से डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एमएसएमई कॉन्क्लेव 2020 उसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था? तो इसको जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा। तो इसमें भारत के प्रतिरक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, जिसका यहाँ पे जो थीम था बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर एमएसएमई इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। और इसमें लगभग 800 अलग अलग एमएनसी जो एमएसएमई थी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे जो है काफी सारे डिसीजंस भी लिए गए थे, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कुछ डिस्कस भी किए हैं। गवर्नमेंट ने जो नई एमएसएमईज के लिए एक रूल बनाया है कि जो ग्लोबल टेंडर की प्रोक्योरमेंट कितना होने तक कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए बैन कर दिया है। तो इसका टोटल अमाउंट क्या है? तो इसका टोटल अमाउंट है 200 करोड़, यानी कि कोई भी एमएसएमई यहाँ पे टोटल उनकी जो अगर प्रोक्योरमेंट अगर 200 करोड़ से कम होगी तो वो ग्लोबल टेंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मेन मकसद जो है ये है कि जो एमएसएमईज को यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लायर्स यहाँ पे मदद मिले। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ से भी अगर यहाँ पे नीचे होगी तो कोई भी ग्लोबल टेंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 इसको अमेंड किया है। तो इसमें स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज है उसमें अगर देखा जाए भारत की जीडीपी में लगभग 1/3 यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, और इसमें टोटल 11 करोड़ लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। और रिसेंटली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो केवीआईसी यहाँ पे प्लान किया है कि जो भारत जो है अपने जो मास्क बना रही है अभी फॉरेन कंट्री यूएसए दुबई ऐसे अलग अलग जगह पे यहाँ पे भेजा जाएगा। और ये जो है यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है कि जो भी सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 2023 तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा। रिसेंटली आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको कम किया है। तो उसका नया जो मापदंड कितना है अभी, तो इसको जो है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स यहाँ पे जो है हर 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है, तो उसमें इसको कम किया जाता है या उसको अलग अलग देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 18%। तो यहाँ पे देखिए कि रेपो रेट जो है अभी रेपो रेट जो है ये 4% तक कम कर दिया गया है। जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। जो मार्जिन एंड स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो ये है 4.25%। जो बैंक रेट है यहाँ पे ये सेम है 4.25%। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 3% है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18%। तो ये यहाँ से आपको ये सब जो है हर 2 महीने में चेंज होते रहते हैं, तो इसको आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो ये थे हम लोग का पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू, उसके साथ हम लोग ने उसके डिटेल्स भी डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर काउंट भी किया होगा तो यहाँ पे टोटल 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके डिटेल्स को भी लेके। तो डिटेल्स को भी अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 300 से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने शेयर किया। तो इसका मकसद यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम लोग जो है डिस्कस कर सके, इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सके, और आप लोग को यहाँ पे लाभ हो सके। तो अभी तक साप्ताहिक की जितने भी वीडियो है उसका जो डिटेल्स जो है प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।